हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके जेई मेंस और क्लास 12th में काफी मदद करेंगे। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, दी कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड at 298 Kelvin has been determined at different concentration and the results are given below। वो कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी थी एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, वो यहाँ पे डिटरमाइन कर ली गई है। यानी कि हमारी K जो है, K स्टैंड्स कर रहा है हमारा यहाँ पे कंडक्टिविटी को। K जो हमारा बता रहा है वो क्या बता रहा है, हमारा कंडक्टिविटी। और ये जो कैपिटल M है ये डिनोट कर रहा है हमारा मोलैरिटी। अगर स्मॉल m होता तो क्या होता बेटा, मोलैलिटी। कैपिटल m है तो ये बताएगा हमें मोलैरिटी। ठीक है बेटा। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिविटी दे रखी है और हर एक इंडिविजुअल कंडक्टिविटी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन आई है वो भी दे रखी है। फॉर एग्जांपल 1.237 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.001। 11.85 कंडक्टिविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.010। तो ये हमें डेटा गिवन है और वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि हमें डेल्टा एम निकालना है। डेल्टा एम का मतलब बेटा मोलर कंडक्टिविटी। चलो ठीक है। फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन डेल्टा एम एंड सी रेज टू पावर हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम नॉट। चलो ठीक है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, किसमें, सारी कॉन्सेंट्रेशन में। उसके बाद कह रहा है वो डेल्टा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी का हमें क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। और उसके बाद वो कह रहा है कि हमें डेल्टा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आधी जंग आप लोग वहीं पे जीत जाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बेटा? तो डेल्टा एम नॉट का मतलब बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलो ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा एम। डेल्टा एम मेरा स्टैंड्स फॉर मोलर कंडक्टिविटी। और यहां पे जो ये सी लगा हुआ है ये लिखा हुआ है डेल्टा एम एट एनी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। हमें जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में देखो, हमें डेल्टा एम फाइंड आउट करना था अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है बेटा। तो इसलिए डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम रेज टू पावर सी। क्योंकि हमें जो सी की वैल्यू है बेटा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे फाइंड आउट करनी है। तो सी क्या है बेटा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा जो डेल्टा एम है। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ या ना? ये बात क्लियर होती है? चलो ठीक है। तो डेल्टा एम रेज टू पावर सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। के क्या बेटा, यहाँ पे के है बेटा यहाँ पे कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी की जो बेटा यूनिट होती है वो होती है बेटा सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें जो कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, सीमेंस पर मीटर। तो हम इसी यूनिट को लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूनिट्स का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल है बेटा। अगर यूनिट्स में आप हल्का सा भी चूके तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो याद रखिए के की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है वो होती है बेटा सीमेंस पर सेंटीमीटर। बट इस क्वेश्चन में हमें जो के की यूनिट दे रखी है वो दे रखी है बेटा सीमेंस पर मीटर। तो इस चीज का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। वही हमारा जो कैपिटल एम क्या होता है वो होता है बेटा मोलैरिटी, और उसकी यूनिट्स क्या होती है बेटा, मोल्स पर लीटर। और इस अगर पर लीटर को पर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये आपको मिलेगा फॉर्मूला मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपको थोड़े बहुत रिलेशंस पता होने चाहिए। तो चलो बेटा हम अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा यहां पे हमें देखो, हमें दे रखे हैं बेटा 5 डेटा। फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा और फिफ्थ डेटा।
तो इसका मतलब बेटा मेरे 5 केसेस बनेंगे। तो एक केस का आप लोगों को डिटेल सॉल्व करके बता दूंगा, बाकी के केसेस को आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप खुद सॉल्व करके देखेंगे आपको कोई भी क्वेश्चन है ना समझ में नहीं आने वाला। वेदर इट्स केमिस्ट्री, इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जब तक आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा जी, कितनी भी टॉप क्लास फैकल्टी आ जाए आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला होता है मेरा, फॉर्मूला होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन दैट इज K into 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। हाँ या ना बेटा? अब देखो पहले केस में क्या मुझे मोलैरिटी गिवन है? पहले केस में ध्यान से देखो बेटा, पहले केस की हम बात करें, क्या हमें मोलैरिटी गिवन है? बिल्कुल। कितना? 0.001। 0.001 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 इंटू 10⁻³ हाँ या ना? देखो जैसे मेरे पास 0.001 है बेटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1000। अरे हाँ या ना? और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ और जब ये 10⁻³ ये न्यूमरेटर में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 10⁻³ यहां पे आ जाएगा आपका -3। इसको हटा दो बेटा, यहां पे ठीक से लिखो 1 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा बच्चा। अरे हाँ या ना? यही आएगा बेटा। चलो ठीक है, अब देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू देखना, ध्यान से देखना। कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 1.237, पर ध्यान से देखो कंडक्टिविटी हमारा किस फॉर्म में दे रखा है? कंडक्टिविटी हमें दे रखा है 10⁻² इंटू K, यही फॉर्म में दे रखा है और उसकी यूनिट्स तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अब देखो ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? इस पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा 1.237। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 10⁻² इंटू K, ये किस वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा 1.237 को। तो यहां पे पॉइंट अच्छे से लगा लेते हैं बेटा। तो ये आ गया बेटा आपका पॉइंट। अब यहां से सॉल्व करोगे बेटा K की वैल्यू, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? K की वैल्यू आ जाएगी 1.237 डिवाइडेड बाय 10⁻²। हाँ या ना बेटा? और जब ये 10⁻² ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? ये चेंज हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, 1.237 इंटू 10⁻²। ठीक है बेटा? तो अब हमें मोलैरिटी और कंडक्टिविटी दोनों मिल चुकी हैं। इन दोनों की वैल्यू उठा के बेटा इस फॉर्मूले में डालो और यहां से आपको मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वैल्यू आएगी बेटा आपकी 1.237 इंटू 10⁻⁴ सीमेंस पर मीटर पर मोल। हाँ है ना बेटा? ये बात क्लियर हुई बच्चे? ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो मेरे पास जो रिजल्ट आया है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं? ध्यान से देखना बेटा, इसको लिख सकता हूं 12.37 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर मीटर पर मोल। लिख सकता हूं बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है बेटा? और इसी तरीके से आप बाकी के केस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5 आप लोग देखोगे तो हर एक केस के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी बेटा, वो हमारी अलग अलग आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो यहां से हमने सारे डेटा के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू थी वो इजीली फाइंड आउट कर ली। चलो बेटा आगे देखते हैं बेटा। अब आगे बात कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है? हमें बनाना था बेटा मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस √C, इसी के बीच बनाना था बेटा। हाँ या ना? अब हमें यहाँ पे √C की वैल्यू दे तो नहीं रखी थी, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा
अंडर रूट ऑफ सी का मतलब क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ सी का मतलब है अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अंडर रूट ऑफ सी का मतलब क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है? क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है? अगर ध्यान से देखो कि हमारे पास एक डेटा है कॉन्सेंट्रेशन का। पहला कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.001, 0.010, 0.020, 0.050 और 0.100। हाँ है ना बेटा? ये बात क्लियर है बेटा? तो अगर मुझे अंडर रूट ऑफ सी की वैल्यू निकालनी हो, कौन से केस के लिए बेटा? पहले केस के लिए, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ 0.001। तो यह आ गया पहले केस के लिए, पहले कॉन्सेंट्रेशन के लिए। दूसरे के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ 0.010। हाँ है ना? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? अंडर रूट ऑफ सी। अंडर रूट ऑफ सी का मतलब अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। उसी तरीके से बेटा थर्ड केस के लिए, फोर्थ केस के लिए और फिफ्थ केस के लिए आप लोग अंडर रूट ऑफ सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, ये सारी केस हमने केस 1 देख लिया, केस 2 देख लिया, केस 3 देख लिया, केस 4 देख लिया, केस 5 देख लिया। तो ये सारी वैल्यूज जो आई है बेटा, ये आई है बेटा आप लोगों की अंडर रूट ऑफ सी की। ठीक है बेटा? तो आप देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, तो वाई एक्सिस हमारा ये वाला हो गया और ये वाला हो गया बेटा हमारा एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे आपको वैल्यू डालनी है बेटा मोलर कंडक्टिविटी की, और एक्स एक्सिस पे आपको वैल्यू डालनी है बेटा अंडर रूट ऑफ सी की। और जब आप वैल्यूज पुट करोगे बेटा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये ग्राफ बेटा मैंने ये एग्जैक्टली नहीं बनाया है, कुछ आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी, आप लोग खुद ग्राफ बना के देखोगे तो आपको ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई बेटा? ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? अब देखो लास्ट पार्ट देखो, उसने बोला है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम नॉट। चलो ठीक है, अब ग्राफ को ध्यान से देखना बेटा। जब आप लोग ग्राफ बनाओगे ना, तो इस ग्राफ को यहां पे वाई एक्सिस पे एक्सटेंड कर देना। इस ग्राफ को वाई एक्सिस पे एक्सटेंड कर देना और देखना किस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। हो जाएगा? अब देखो डेल्टा एम नॉट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप ध्यान से पता होगा बेटा, डेल्टा एम नॉट का मतलब क्या होता है बेटा? डेल्टा एम नॉट का मतलब होता है बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डेल्टा एम नॉट का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? देखना, डेल्टा एम नॉट, डेल्टा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए ए अंडर रूट ऑफ सी। ये इक्वेशन होती है बेटा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डेल्टा एम नॉट की। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन किसकी लिखी हुई है बेटा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, ये लिखी है बेटा। और देखो डेल्टा एम नॉट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? डेल्टा एम नॉट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा यहां पे इस इक्वेशन में सी को। अरे हाँ या ना? और डेल्टा एम नॉट मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? अगर इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 मेरा कहां आएगा बेटा? वहां आएगा मेरा y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे मेरा जो x क्या होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब जैसे इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे मिलेगा डेल्टा m एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा m नॉट। यही मिलेगा बेटा। और ये चीज मुझे कहां मिलेगी? ध्यान से देखो बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? डेल्टा m नॉट। तो आप लोग ग्राफ प्लॉट करना, और ये पर्टिकुलर पॉइंट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा बेटा? डेल्टा m नॉट। क्लियर बेटा? ये चीज क्लियर हुई? चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड। वो कह रहा है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ए और बी, और उनको उसने क्या किया है? उनको किया है डाइल्यूटेड। चलो बिल्कुल सही बात, उन दोनों को क्या किया है बेटा? डाइल्यूटेड किया है।
डाइल्यूशन के बाद वो कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट बी था उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो गई, 1.5 टाइम्स, while that of A increases 25 टाइम्स। जो A इलेक्ट्रोलाइट था उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो गई, 25 टाइम्स। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है कि which of the two is a strong electrolyte। वो कह रहा है कि इन दोनों में से जब आप कंपेयर करोगे तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक है, और वो कह रहा है कि अपने आंसर को आप जस्टिफाई करिए। चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जो उनका डिसोसिएशन रेट होता है वो कितना होता है बेटा, 100% डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल देख लो बेटा, आपके होते हैं बेटा KCl, KBr। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं बेटा आपके किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, क्योंकि जैसे ही इनको आप डिसोसिएट करते हो इनका जो डिसोसिएशन होता है वो कितना हो जाता है बेटा, 100%। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि इनका डिसोसिएशन क्या होता है बेटा, 100% होता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आपने क्या किया बेटा, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन करने के बाद भी जो इनका डेल्टा एम है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या रह जाता है बेटा, सेम रहता है। वो क्या होता है बेटा, सेम होता है, क्योंकि डाइल्यूशन करने के बाद भी उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ता है वो किसमें पड़ता है, अगला पॉइंट देखो, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि K प्लस और Cl माइनस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, हाँ या ना। तो जैसे ही आप KCl को डाइल्यूट करोगे तो इनके बीच जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होगा ना वो थोड़े बहुत डिक्रीज होने वाले हैं, वरना ओवरऑल जो डेल्टा एम है जो कि मोलर कंडक्टिविटी है उसमें बहुत ही माइन्यूट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए इसमें जो डेल्टा एम में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो काफी माइन्यूट लेवल पे देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है, अब आप कहेंगे सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो लेस या फिर पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मतलब जो उनका डिसोसिएशन रेट होता है वो 100% ना होके उससे कम होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं बेटा आपको, इथेनॉइक एसिड। जो हमारा इथेनॉइक एसिड होता है ना वो क्या होता है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जैसे ये डिसोसिएट होता है, जैसे ही ये डिसोसिएट होता है ये कन्वर्ट होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस में। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ना यहाँ पे कार्बन पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, ना इस कार्बन पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, ना इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज किस पे प्रेजेंट है, सिर्फ इस ऑक्सीजन पे और इस H प्लस पे। तो इसका डिसोसिएशन क्या है बेटा, पार्शली और वेरी लेस, और इसका जो डिसोसिएशन रेट होता है वो क्या होता है बेटा, 100% से कम में होता है। इसलिए जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करवाया हमने, डाइल्यूशन, तो इनका डेल्टा एम क्या होता है ना, काफी रैपिड तरीके से इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं डाइल्यूशन के बाद वो ऑल ऑफ अ सडन क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होगी, और अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, काफी कम तरीके से इंक्रीज होगी। तो ध्यान से देखो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ए को देखोगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी 25 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बी को देखोगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट बी है वो क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो आपका बी है, जो आपका ए है वो क्या है बेटा, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे देखो उसने क्या बोला बेटा, सेटअप नर्स्ट इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड ड्राई सेल। ठीक है बेटा, एक स्टैंडर्ड ड्राई सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन सेटअप करने को बोल रहा है, और बोल रहा है कि यूजिंग दिस इक्वेशन शो दैट वोल्टेज, ये बेटा V है, V वोल्टेज ऑफ ए ड्राई सेल डिक्रीजेस विद यूज। वो बोल रहा है इस इक्वेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन करो कि जो इसका वोल्टेज है ना
वो यूज के बाद डिक्रीज होने लग जाता है। सबसे पहले तो बेटा जो स्टैंडर्ड ड्राई सेल होते हैं ना, वो एग्जाम्पल होते हैं बेटा किसके? प्राइमरी बैटरी के। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो अभी ध्यान से लिख लो बेटा, ये एग्जाम्पल होते हैं बेटा प्राइमरी बैटरीज के। ये एग्जाम्पल होते हैं बेटा प्राइमरी बैटरीज के। और प्राइमरी बैटरीज का एक डिसएडवांटेज होता है कि जो ये बैटरीज है ना, बिकम डेड। ये जो बैटरीज होती हैं बिकम्स डेड आफ्टर इट्स यूसेज। आफ्टर इट्स यूसेज। और यूसेज में कितनी बार होगा? यूसेज भी होगा बेटा सिर्फ और सिर्फ एक बार। ध्यान से देख रहे हो, जैसे ही आपने प्राइमरी बैटरीज को एक बार यूज किया, वो कैसे हो जाती है बेटा? वो हो जाती है डेड आफ्टर इज यूसेज। और यूसेज भी कितना होगा बेटा उनका? वंस। इसलिए जो इसका वोल्टेज है ना, वो यूज के साथ क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। क्योंकि जो ये ड्राई सेल होती है, ये प्राइमरी बैटरीज का एग्जांपल होती है। और प्राइमरी बैटरीज क्या होती है बेटा? इट बिकम्स डेड आफ्टर इट्स यूसेज। ठीक है बेटा। देखो अब इसमें अच्छा कुछ चीज आपको याद रखने वाली होंगी, क्योंकि जो इसकी रिएक्शंस हैं ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखो बेटा, ड्राई सेल में एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है बेटा, जिंक है मेरा किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? Zn2+ में। अच्छा एनोड पे क्या होता है बेटा? एनोड पे होता है मेरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। और Zn किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? Zn कन्वर्ट हो गया बेटा मेरा Zn2+ में। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा इसने? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। कैथोड पे क्या होता है बेटा? कैथोड पे मेरा रिडक्शन होता है। और वहां पे देखो रिएक्शन क्या हो रही है बेटा? MnO2 की प्लस अमोनियम आयन। और इन्होंने क्या किया बेटा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। फाइनली क्या बना के दिया हमें? Mn2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस H2। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है? एक बन रहा है बेटा मेरा यहाँ पे अमोनिया। चलो ठीक है। और यहां पे बन रहा है मेरा एक Zn2+। अगर आपको ध्यान से याद होगा बेटा, जिंक है वो बिलोंग करता है बेटा मेरा 3D सीरीज। अरे हाँ या ना? और 3D सीरीज वाले मेरे एक्ट करते हैं कैसे? सेंट्रल मेटल एटम्स। अगर आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा। और वहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास अमोनिया है। अमोनिया किसकी तरह बिहेव कर सकता है बेटा? यहां पे अमोनिया बिहेव कर सकता है यहां पे लिगेंड की तरह। तो जैसी ये रिएक्शन होती है, क्या होता है बेटा? जो जिंक है ना, वो जिंक कंबाइन कर लेता है किसके साथ? एक अमोनिया के साथ। और जैसे ही Zn अमोनिया के साथ कंबाइन करता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको हम यहां पे इजीली देख पा रहे हैं। अगर यहां पे भी देखोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा +2। क्योंकि जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया जो होता है मेरा, वो होता है एक न्यूट्रल लिगेंड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेटा याद रखने वाली हैं। इसमें आप कुछ भी मतलब कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत ही नहीं कि सर ये क्या है, क्या ये ऑलरेडी बेटा ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। कुछ चीजें जो होती है बेटा केमिस्ट्री में आपको याद रखनी पड़ती है, नो मैटर व्हाट। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लोग इजीली लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। और उसके बाद बेटा आपकी आती है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन किस किस में रिलेशन बताता है बेटा? वो बताता है बेटा मुझे ई सेल और ई नॉट सेल में, इन दोनों में रिलेशन बताता है बेटा। ठीक है बेटा। अब यहां पे आप लोग इजीली वैल्यू लिख लेना। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, वो सॉलिड्स की सारी 1 होगी। तो Mn2O3 इसकी 1 हो जाएगी, MnO2 की भी यहां पे 1 हो जाएगी बेटा। और ध्यान से देख लेना, आप लोग इजीली लिख लेना, आप लोग इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई बेटा? ये बात क्लियर हुई? चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं A, B and C containing solution of zinc sulfate AgNO3 and
कॉपर सल्फेट, बेटा ये 4 है, COSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow and what mass of copper and zinc were deposited? ठीक है बेटा, तो एक चीज ध्यान से देखो, अब देखो बेटा, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। अब वो कह रहा है कि आपके पास यहां पे ऐसा कुछ सेटअप्स लगा हुआ है कि आपके पास जिंक सल्फेट है AgNO3 और कॉपर सल्फेट है, और यहां से करंट पास करवाया जा रहा है कितना बेटा, 1.5 एम्पियर का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कुछ सिल्वर का जो वेट है वो डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि कितने टाइम में सिल्वर का जो वेट है 1.4 ग्राम वो डिपॉजिट हुआ, किस पे बेटा, कैथोड पे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि आपको कॉपर और जिंक का भी वेट फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ सबसे पहले सिल्वर किस पे डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है बेटा किस पे, कैथोड पे। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अगर आप लोगों को बेटा एक चीज पता होगी, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है बेटा मेरा रिडक्शन। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और रिडक्शन पे क्या होता है, कोई बता सकते हो, रिडक्शन पे होता है बेटा मेरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है बेटा मेरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बेटा, ध्यान से देखना, Ag प्लस वो क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली Ag सॉलिड में। क्या यही इक्वेशन होगी, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ बेटा 1 फैराडे का मतलब क्या होता है। 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो यहां पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एजी सॉलिड के कितने मोल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, आप कहोगे 1 मोल। बिल्कुल देखो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 मोल। तो आप कहने का मतलब है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 मोल ऑफ एजी सॉलिड। और एक चीज मुझे बताओ, 1 मोल ऑफ एजी सॉलिड इज इक्वल टू 108 ग्राम। अरे हाँ है ना, 1 मोल ऑफ एजी सॉलिड इज इक्वल टू 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम क्या है बेटा इसका, इसका मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 108 ग्राम ऑफ एजी सॉलिड। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा, आप बोलोगे 1 फैराडे। यानी 1 फैराडे इज इक्वल टू 108 ग्राम ऑफ एजी सॉलिड। हाँ है ना, यहां तक क्लियर हुआ ये चीज, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दैट 108 ग्राम ऑफ एजी सॉलिड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 फैराडे। बिल्कुल सही बात। अब क्वेश्चन में सिल्वर का वेट कितना दे रखा है, 1.4 ग्राम। इसका मतलब 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉलिड कितना फेरेडे बनाएगा, कैलकुलेशन करो बेटा, यूनिटरी मेथड। 1 फैराडे डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.45 ऑफ फेरेडे। जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो यहां से जो फेरेडे की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के 0.0134। यहां तक चीजें समझ में आई, अरे हाँ है ना, यहां तक सिंपल था। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। अब मुझे पता है बेटा फेरेडे का फॉर्मूला क्या होता है, फेरेडे का फॉर्मूला होता है बेटा I इन टू टी
डिवाइडेड बाय 96,500। क्या मुझे यहां पे फेरेडे की वैल्यू पता है? बिल्कुल। कितनी है बेटा? 0.0134। क्या मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू पता है? बिल्कुल। कितना? 1.5 एम्पियर। वैल्यू डालो बेटा, 1.5 एम्पियर इनटू टी। टी तो मुझे निकालना है। डिवाइडेड बाय 96,500। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? टी की वैल्यू आ जाएगी 863.73 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, जो कि उसने पूछा था कितने टाइम में 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब आगे की इक्वेशन देखो। अब वो कह रहा है कि आपको जिंक और कॉपर का भी वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ बेटा, जिंक भी मेरा कहां डिपॉजिट हो रहा होगा बेटा? कैथोड में। कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे जिंक की क्या रिएक्शन चल रही होगी बेटा? Zn+2 प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Zn सॉलिड। बिल्कुल सही बात। आप देखो बेटा, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं बेटा? 1 मोल ऑफ जिंक। 1 मोल ऑफ जिंक में जिंक का कितना अटोमिक वेट होगा बेटा? 65.39। ये बात क्लियर हुई बेटा? कितना होगा बच्चे? 65.39। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मुझे बताओ 1 फेरेडे कितना होता है? 1 फेरेडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मेरे पास यहां पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? ये कॉरस्पॉन्ड करेगा मुझे 2 फेरेडे को। हाँ या ना? तो यहां पे लिखो 2 फेरेडे किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? 65.39 ग्राम ऑफ जिंक सॉलिड। अब क्वेश्चन में मुझे कितने फेरेडे निकले थे? 0.0134। तो अगर 2 फेरेडे 65.39 ग्राम वेट को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0.0134 फेरेडे कितने मास को कॉरस्पॉन्ड करेंगे? वो करेंगे बेटा 65.39 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 0.0134। इतने ग्राम वेट को वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका बेटा 0.04389 ग्राम ऑफ जिंक। उसी तरीके से बेटा आप कॉपर का भी वेट भी निकाल सकते हैं। कैसे? केस 3 में देखो कॉपर की रिएक्शन क्या होगी? Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। अब देखो बेटा, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 63.5 ग्राम। तो यानी 2 फेरेडे कितने वेट को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं? 63.5 ग्राम। और हमें यहाँ पे कितने फेरेडे दे रखे हैं? 0.0134। तो इतने फेरेडे कितने ग्राम ऑफ वेट कॉपर बनाएंगे बेटा? वहां से निकल के आएगा 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है बेटा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एट 298 आर गिवन बिलो। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है, वो क्या बता रहा है बेटा? हमें हमें बता रहा है बच्चे वो कंडक्टिविटी। चलो बिल्कुल सही बात। और ये राइट वाला कॉलम हमें क्या बता रहा है बेटा? मोलर, सॉरी, लेफ्ट वाला कॉलम बता रहा है हमें कॉन्सेंट्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और राइट वाला कॉलम बता रहा है हमें बेटा मोलर कंडक्टिविटी। वो कह रहा है कि शो दैट अ प्लॉट बिटवीन डेल्टा एम एंड सी रेज टू पावर हाफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम नॉट एंड ए ए ए फॉर केसीएल। चलो ठीक है बेटा, अब एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच बेटा? डेल्टा एम वर्सेस
अंडर रूट ऑफ सी। सवाल ये है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सी दे नहीं रखा है, बिल्कुल अगर नहीं दे रखा है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे क्यों। अंडर रूट ऑफ सी का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज हमारा फायदा हो गया क्या कि यहां पे हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, तो सारे केसेस के लिए आप लोग अंडर रूट ऑफ सी इजिली निकाल सकते हैं। निकल गया बेटा अंडर रूट ऑफ सी। अंडर रूट ऑफ सी निकल गया, तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। वाई एक्सिस पे आप लोग क्या प्लॉट करोगे बेटा, वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे बेटा डेल्टा एम, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे बेटा अंडर रूट ऑफ सी। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे 4 पॉइंट आपके प्लॉट हो जाएंगे बेटा, और आप लोग अच्छे से बनाओगे व्हाइट पेज पे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आएगी तो बेटा इस ग्राफ को एक्सटेंड कर देना, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है जहां वाई एक्सिस पे कट कर रहा है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा आपकी डेल्टा एम नॉट की। ये बात निकल के आ गई, और वो बोल रहा है कि आपको ए निकालना है। तो ए क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, डेल्टा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। तो वो कह रहा है बेटा आपको ए फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये ग्राफ का जो ये स्लोप है वो क्या है बेटा, नेगेटिव है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, स्लोप क्या है बेटा इसका, नेगेटिव है। ए क्या है बेटा, यहाँ पे ए बेटा आपका स्लोप है, और अगर आपको स्लोप निकालना नहीं आता तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आप यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल बना लो छोटा सा, कोई भी ट्राइंगल बना लो बेटा। ये वैल्यू होगी बेटा आपकी y2 की, ये वैल्यू होगी बेटा आपकी y1 की, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी x1 की, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी x2 की। ऐसा कोई भी ट्रायंगल बोल के आप इजीली स्लोप इस क्वेश्चन का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।